बाद के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, क्या हुआ, आगे क्या होना चाहिए, कैसे हुआ। उसके बाद एडिशनल मामला भी बताऊंगा। सर्वप्रथम साथियों, रीट शिक्षक भर्ती 2018 के मामले में डिवीज़न बेंच में 22 नवंबर 2021 को सुनवाई हुई थी। उस सुनवाई को लेके कुछ यूट्यूब पर संबंधित या उससे रिलेटेड प्रतिभागी अभ्यर्थियों ने अलग तरह के भ्रामक विज्ञापन के तहत और ह्यूमर फैलाते हुए न्यूज़ चैनलों में भी गलत तरीके से इन्फॉर्मेशन फैलाई कि कुलदीप कुमार का रिव्यू खारिज हो गया, कुलदीप कुमार का वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उनकी याचिका खारिज हो गई। साथियों, मैं पूरे मामले में आपको अवगत कराना चाहूँगा कि मेरे केस में प्रथम जजमेंट 20 जुलाई 2021 को आया था। उसके बाद अपने 29 दिसंबर 2021 को L1 की लिस्ट आई थी और 28 दिसंबर 2020 को L1 की लिस्ट आई थी और 11 जनवरी 2021 को L2 की लिस्ट आई थी। उस लिस्ट में कुछ टेक्निकल इश्यू थे, उसकी वजह से हमारे साथियों ने उनको दोबारा सिंगल मैच में उनको चुनौती दी गई। उनमें एक रामनिवास जी बेनीवाल भाई साहब थे और एक राकेश जी गोदारा। उसी मामले में कोर्ट के मामले में संज्ञान आया कि उसमें थोड़ा क्लियरेशन या उसमें कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी, क्योंकि नोट जोइनर पे तो वेटिंग का उसमें नियम बना हुआ है, परंतु अपात्र एब्सेंट का उसमें जिक्र नहीं हुआ, जिसकी वजह से रीसफल की प्रोसेसिंग उन्होंने नहीं की। उसी वजह से उस रिजल्ट में रिजर्व कैटेगरी के लिए नुकसान हो गया। और एक बात और, जो पोस्टेड साथी थे जिन्होंने पहले ज्वाइन कर रखा था, उनके उच्च रैंक के आधार पे होते हुए उनका जिला चेंजिंग नहीं किया गया, तो उनके साथ भी अन्याय हुआ। उस मामले में माननीय जोधपुर न्यायालय ने अब 10 फरवरी 2021 को स्टे दे दिया था। उसके बाद वापस आगे सुनवाई हुई 17 फरवरी 2021 को। उस सुनवाई में फिर एक बार स्टे तोड़ा गया। फिर 25 फरवरी 2021 को राकेश गोदारा के बिहाफ से मेरा ऑर्डर खोलते हुए उसमें रिव्यू कर दिया गया और यही रिव्यू विवाद बना और उस मामले में गवर्नमेंट ने SAW यानी स्पेशल अपील रिट लगा के डिवीजन बेंच में केस को ले गई। उस केस में अभी 6-7 महीने 8 महीनों का समय लगा। उसका 22 नवंबर 2021 को डिसीजन आया है। उस डिसीजन में मैं बताना चाहूँगा साथियों, कुछ हमारे अपोजिट साथियों ने भ्रम फैलाया कुलदीप की याचिका खारिज हो गई। पहली बात तो ये बता दूं, मैंने डिवीजन बेंच में याचिका लगाई ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपील की थी और जो ये 4-5 यूट्यूबर चैनल बनाए हुए हैं, फलाना एजुकेशन ग्रुप, धिंकड़ा एजुकेशन ग्रुप, उनको अपने काम से तो फुर्सत है नहीं और वो लगे यहाँ पे यूट्यूब पे आके लाइव करने। तो मैं जो टीचर बनना हुआ है तो आप पढ़ाओ ना बच्चों को, क्या कमाना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो, क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो। आपके खिलाफ हम विभाग में आप एप्लीकेशन लगवाएंगे, 16 CC के नोटिस सर्वेड करवाएंगे आपको, क्योंकि आप पढ़ाई पर ध्यान कम देते हो और बच्चों को पढ़ाने की दूसरी बात, और यहाँ पे लोगों को गुमराह कर रहे हो। और एक यूट्यूबर चैनल वाला साथी तो बार बार पैसों की मांग करे। कोई भी साथी इन यूट्यूबर चैनल वालों के कहने से और इनके भ्रामक विज्ञापनों की वजह से बेमतलब के पैसे ना दे, क्योंकि वकीलों का काम होता है केस का लड़ना। और ये जो बीच में 5-7 साथी हैं जो ये भ्रामक विज्ञापन कर करके साथियों को लूट रहे हैं। आज तक साथियों मैंने किसी भी साथी से 1 रुपया ना तो लिया, ना मैं लेने वाला। मैंने मेरा केस मेरे दम पे लड़ा है और इन साथियों ने मेरे पास इतनी सूचनाएं आई है कि इन्होंने कम से कम 20 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। और ये साथी अभी फिर भी जोधपुर बार कोर्ट का नाम ले लेके कभी लाइव आते, हम जोधपुर कोर्ट जा रहे हैं, ये करो वो करो, हमारे फ़ोन पे नंबर ये हैं, हमारे अकाउंट नंबर ये हैं। तो भाई अकाउंट नंबर, फ़ोन पे नंबर सबके पास होते हैं। तुम्हारी तरह किन लोगों ने भीख मांगी। तुम लोग बार जोधपुर जाके फ़ोटो डालते, काम से किसी और जाते हो और जोधपुर में कोर्ट पे जाके पिक डाल के डालते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं भी जोधपुर कोर्ट में 1 महीने में 3 से 4 राउंड लगते हैं मेरे, और जयपुर कोर्ट में भी यही कंडीशन है, 4 से 5 राउंड लगते हैं मेरे। 7-8 व्यक्तिगत केस चल रहे हैं कोर्टों में विभिन्न व्यक्तियों के। 2017 के प्रमाण पत्र का केस भी मेरे जयपुर न्यायालय में चल रहा है। एडिशनल का मामला भी पहले चल रहा था और एडिशनल मामला भी चल रहा था। अन्य कई मामले हैं जिनमें मैं व्यक्तिगत केस लड़ रहा हूँ, परंतु मैंने तो कभी जोधपुर हाई कोर्ट की या जयपुर हाई कोर्ट की फ़ोटो नहीं डाली और ना मैंने कभी कहा भाई मैं कोर्ट में ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। तो तुम लोग क्या साबित करना चाहते हो? और तुम लोगों ने पिछले 2 दिनों से इतनी भ्रांतियाँ फैलाई है। मैं सभी साथियों को बताना चाहूँगा, डिवीजन बेंच में 22 नवंबर को ये डिसीजन हुआ था कि जो रिव्यू का बिहाफ है वो गलत है। रिव्यू हो सकता है, परंतु उसमें 3 कैटेगरियाँ यानी नोट जोइनर, अपात्र और अपसेंट, उन तीनों चीज़ों में कंट्रोवर्सी थी। उसी को लेकर राकेश गोदारा जी ने चैलेंज किया था और माननीय न्यायालय की खंडपीठ ने यही आदेश दिया कि इन तीनों कंट्रोवर्सियों की वजह से जो इस लिस्ट पे सिस्टम प्रभावित हुआ है उनको सिंगल मैच में जाके वहाँ से दुरुस्त कराया जाए। हाँ, एक सामने ये विवाद भी उठा था
अगर इसमें ऐसे करा जाएगा या रिव्यू को मान लिया जाएगा तो जो साथी सिलेक्टेड हो गए थे जिन्होंने ज्वाइनिंग कर ली तो उन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसी मामले को ध्यान में रखते हुए डिवीजन बेंच ने इस मामले को सिंगल बेंच के लिए फ्री हैंड कर दिया है। अब सिंगल बेंच को करना है जो वो करेगी। और एक बात और बताना चाहूँगा, ये साथी इतना हू हल्ला कर रहे हैं, मैंने ये बात 2 नवंबर को लाइव आके बता दी थी भी मामला डिवीजन बेंच से वापस सिंगल बेंच में आना है, क्योंकि हमें पहले ही पता था गवर्नमेंट ने बेमतलब का ये इतना समय ख़राब किया। और ये साथी, इनको कोई मतलब नहीं है, इनका सिलेक्शन हो रखा है तो इनको ज्वाइनिंग मिलेगी। स्पष्ट बता देता हूँ, कोई भी चयनित भाई है उसको किसी को बाहर नहीं होने देंगे। हम ये चाहते हैं कि उनको नियुक्ति मिले, हम कतई नहीं चाहते कि आप बाहर हो, परंतु हम ये भी चाहते हैं कि इस मामले में हमारे रिजर्व कैटेगरी का जो नुकसान हुआ वो हमें भरपाई हो और अन्य ओपन कैटेगरी साथी भी आए, जो पद खाली पड़े हैं उनको पूरा भरा जाए। हमारा मकसद ये है। और तुम लोगों ने इस चीज़ को ओबीसी और ओपन कैटेगरी के विवाद में फंसा के लोगों को गुमराह कर रहे हो। और कोई भाई कोई ऑडियो डाल देता है, उस ऑडियो को भी आप मेरे से जोड़ के आप ग्रुपों में गलत तरीके के मेरे खिलाफ कमेंटबाजी करते हो। आपको स्पष्ट बता देता हूँ, मेरा ये लाइव आने का मकसद इसलिए था कि मैं आज पहली बार रीट 2018 के मुद्दे पे स्पष्ट सामने आके बोल रहा हूँ। मैंने एक बार पहले लाइव हुआ था जिस दिन मैं मेरा केस जीता था, बताना भी जरूरी था, वो मैंने बताया। कभी मैंने ढिंढोरा नहीं पीटा, ना मैं पीटने वाला। एक बात बता दूं, युद्ध वही साथी जीतता है या वो सेनापति जीतता है जो अपना काम गोपनीय तरीके से करे। मुझे ना तो लाइव आने का शौक है, ना मैं आना चाहता, मजबूरन होके मुझे अब बताना पड़ रहा है कि इन फेसबुक के और यूट्यूब ये 2-3 नेताओं की वजह से साथी आप कदापि चिंतित ना हो, किसी साथी का नुकसान नहीं होने वाला। सिलेक्टेड साथी जो रीट 2018 की 3rd सूची में सिलेक्टेड हुए हैं उन साथियों की ज्वाइनिंग होके रहेगी, ये मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। हमारा कतई इरादा नहीं है, ना कोई हमारा ऐसा मकसद है कि हम आपको ज्वाइनिंग ना लेने दें, परंतु इसके हमारा मकसद ये है कि रिजर्व कैटेगरी को जो नुकसान हुआ, ओबीसी, एससी, एसटी और एमबीसी को जो अपात्र एब्सेंट पे था उन पे भी तो डिफाइन होना चाहिए ना, उस पर तो परिभाषित होना चाहिए और क्या आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लॉ का क्या मतलब हुआ, उन चीज़ों को डिफाइन करते हुए रीसप्लाई आना चाहिए। एक बात और बताऊँ, कुछ साथियों ने पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, एक साथी लाइव आता है फलाना एजुकेशन ग्रुप, धिंकड़ा एजुकेशन ग्रुप, उस पर वो साथी कमेंट करते हैं कुलदीप कुमार ये हो गया, कुलदीप कुमार बद्दू लगेगी, ये लगा। एक बात स्पष्ट कह देता हूँ, साम दाम दंड भेद नीति मेरे पे काम ना तो करती है, ना मैं कभी इस चीज़ों को विश्वास करता हूँ। एक बात रही दुआ बद्दुआ का, मेरे पे कोई प्रभाव नहीं है। स्पष्ट बता देता हूँ, 54,000 की भर्ती है, इसमें 50,000 बंदों ने ज्वाइनिंग ली है, वो सारे रीसफल चाहते हैं, तो उनकी 50,000 बंदों की दुआ आपकी 4,000 बद्दुआ के आगे कोई काम नहीं करेगी। तो इस तरह की आप अपवादित भाषा का या अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना करें। मुझे इस चीज़ कोई फर्क नहीं पड़ता आप ग्रुप में क्या बोलते हो क्या नहीं बोलते हो। एक बात स्पष्ट लिए, आइंदा किसी साथी ने मेरे नाम लेके मेरे बारे में गलत तरह के कमेंट किए, वो कमेंट अगर मेरे पास आ गए, उस साथी के खिलाफ मैं FIR दर्ज कराऊंगा और IT एक्ट 2014 की धारा 53B और 16B के तहत मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। क्योंकि किसी भी पोस्ट को वायरल करना और उसके बिहाफ किसी व्यक्ति के नाम पे आप इल्ज़ाम लगाना, बिना तहकीकात किए, बिना पूर्ण जानकारी के आप उस चीज़ को किसी व्यक्ति विशेष से जोड़ के आप शेयर कर रहे हो, उसके गुनाहगार आप हो। और वैसे ऑडियो कोई भी डाल सकता है, उस ऑडियो को बिहाफ आप कुलदीप बेनीवाल से क्यों जोड़ते हो? कुलदीप बेनीवाल ने ऐसा क्या गुनाह किया है और इतना आपको कुलदीप बेनीवाल से क्या डर लगता है? मैंने कौन सा, मैं कोई तोप हूँ जो आपको मैं उड़ा दूंगा? ऐसा क्या है? या तो आपने अनलीगल तरीके से लिस्ट आई है तो तब आपको डर लग रहा है भैया वो लीगल करवा लेगा, और ये स्पष्ट लिया हम लीगल तौर से काम कर रहे हैं, लीगल तौर से करेंगे। और जिन साथियों को अनलीगल तरीके से सिलेक्शन हुआ है तो उनको डर है, पर हम नहीं चाहते कि उनको बाहर करवाएं, और ना हमारा ऐसा कोई कतई मकसद है। हम ये चाहते हैं रीट 2018 भर्ती में पीछे वैकेंट पोस्ट पड़े हैं, हमने 10-12 जिलों की RTI मंगाई है, उसमें 3rd सूची में भी अपात्र एब्सेंट की सूचियां आ रही है। उन चीज़ों में काफ़ी पद पेंडिंग है, कई जगह तो SST के हिंदी के 40 से 42% तक पद खाली पड़े हैं, तो उन पदों को भराने का भी हमारा दायित्व बनता है। और हमारा मकसद ये है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, अगर हमारे 1000 साथी और लगे तो सिलेक्टेड भाइयों को क्या परेशानी है, और आपको ज्वाइनिंग अगर 10 दिन बाद हो जाएगी तो क्या परेशानी है, महीना बाद हो जाए क्या परेशानी है? आप ये सोचो, आपकी वजह से इस मामले में अगर 1000 साथियों को फायदा हो रहा है तो वो बड़ी बात है ना, आपको 10 दिनों से क्या फर्क पड़ेगा? और क्यों आप ऐसा माहौल खराब कर रहे हो? स्पष्टली 3-4 नेताएं हैं जो लाइव आके विवाद करती हैं, ओबीसी ये, ओपन कैटेगरी ये, फलाना ढींगड़ा। तो उन यूट्यूबर साथियों को मैं कहना चाहूँगा, साथियों आप इस तरह का अनलीगल व्यवहार ना करें और किसी व्यक्ति विशेष को आप व्यक्ति विशेष पर आप आरोप प्रत्यारोप ना करें। हमारा कतई मकसद नहीं है कि सिलेक्टेड भाइयों को हम नियुक्ति ना लेने दें। हमारा एक ही मकसद है, रीट शिक्षक 2018 भर्ती में अपात्र
और नोट जो अंदर तीनों कैटेगरीज यानी तीनों जो कंट्रोवर्सी जो सिस्टम में पैदा हुई थी इस ऑर्डर में, उन्हीं को हम सोल्व आउट कराएंगे और रीसफल होगा तो 100% होगा। आपके कहने से आप कुछ नहीं करने वाले। जो रूल है वो सबके लिए है, जो रूल है उसके लिए न्यायालय बना है रूल मनवाने के लिए। और अगर रूल नहीं फॉलो करते हैं तो न्यायालय में जाओ। अगर हम गलत करवा रहे हैं तो आप जाओ न्यायालय में, कौन मना करा? न्यायालय सबके लिए खुला है। एक साथी ने ये भी उम्र फैलाया था कि रिव्यू नहीं होता, कलिप्शन नहीं होता और 3 महीने के बाद ये होता है। तो साथियों, आप अगर इतने ज्ञानी होते तो रीट 2018 शिक्षक भर्ती में सबसे पहले केस मुझे क्यों लगाना पड़ता? कुलदीप बेनीवाल को क्या जरूरत थी कोर्ट में जाने की? इतने आप बड़े वैज्ञानिक थे या एडवोकेट थे या सुप्रीम कोर्ट के माने हुए अधिवक्ता या महाधिवक्ता थे आप, तो आप पहले क्यों नहीं लगा लेते? आपको इतना पता था तो आप सारे उसमें पॉइंट इंटर करवा के आपको जैसा चाहते वैसे लिस्ट निकलवाते ना। आपको किसने मना किया? आपने तो वैसे मैंने मेहनत की, मैंने लिस्ट निकलवाई, फिर सर आप लेना चाहते हो तो भी मैं नहीं बोला। चलो कोई बात नहीं साथियों, जिसने भी की मेहनत मैं मानता हूँ आपका भी सहयोग रहा होगा, डायरेक्टली फिजिकली रूप से या कोई और तरीके से आपका किसी साथी ने आपका सहयोग किया होगा, मैं मानता हूँ। पर मेरे को किसी ने ना तो इकोनॉमिक्सली हेल्प की, ना किसी ने फिजिकली हेल्प की, ना मैं किसी से इन चीज़ों की मांग करता। भगवान की दया से मैं सक्षम हूँ। आज तक मैंने 2 बेंचों में लड़ लिया केस, पैसे लगा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये स्पष्टली कहता हूँ हम न्याय लेके रहेंगे। अब साथियों मैं आपको आगे की बात बताना चाहूँगा रीट शिक्षक भर्ती 2018 में, क्योंकि इन जो यूट्यूबर पे 2-3 साथी है ना, इन्होंने उम्र फैलाए। अब साथियों मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, मेरी टीम में 2 साथी हैं जिनको मैं लीडर मानता हूं। एक भवानी जी ओला जी हैं सीकर से और एक मनीष जी सैनी जी टोंक से। इन 2 साथियों ने पिछले 10-12 महीनों से ये साथी काम देख रहे हैं और इन साथियों से साथी आप जुड़ो। और एक बात बताना चाहूँगा, रिजर्व कैटेगरी के साथी आप पिटिशनर जरूर बने, क्योंकि इस सिचुएशन में कोर्ट में संभावनाओं का दरियागाह बना हुआ है। हो सकता है शेडो पोस्ट की बात आए, गवर्नमेंट उस चीज़ को ना माने तो याचिकाकर्ताओं का फायदा मिलना संभावित है और इस चीज़ का याचिकाकर्ताओं को लाभ मिल सकता है। इसलिए साथियों मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप भवानी जी ओला जी के से संपर्क करें। उनके मैं नंबर आपको बता देता हूँ, 9571293893। भवानी जी ओला सीकर। एक बार नंबर दोबारा कन्फर्म करा रहा हूँ, 9571293893। और दूसरे साथी लेवल 2 के मनीष जी सैनी हैं जो टोंक से हैं, उनके आपको नंबर कन्फर्म करा रहा हूँ, 8824315821। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, 8824315821। ये मनीष जी हैं। रिजर्व कैटेगरी के OBC SC ST MBC उन साथियों को मैं निवेदन करना चाहूँगा, आप 2 दिन के अंदर याचिकाकर्ता जरूर बने, क्योंकि इस मामले में इतना पेचीदा मामला बन चुका है कि हो सकता है अगर मान लो गवर्नमेंट का दबाव रहे और कोई लीगल अनलीगल तरीके से फॉल्ट आए तो याचिकाकर्ताओं को फायदा मिलना निश्चित है। आप याचिकाकर्ता जरूर बने, मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ। बाकी आप अपने वे का इस्तेमाल कीजिएगा और रीसफल का हमारा प्रयास है, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, किसी भी स्तर पे जाना पड़े, हमें सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ हमारे साथ अन्याय होगा हम वहाँ मिलेंगे आपको और न्याय करवा के रहेंगे। हमारा एक बार पुनः बता दूं, हमारा ये कतई मकसद नहीं है कि हम सिलेक्टेड साथियों की ज्वाइनिंग ना लेने दें। हमारा मकसद ये है कि उनकी भी ज्वाइनिंग हो, परंतु जो अपात्र एब्सेंट अनलीगल तरीके से हुआ उसकी भरपाई हो और जो पीछे वैकेंट पोस्टें पड़ी है उन पे भी पद भरे जाएं। इसलिए हम इस तरह का प्रयास कर रहे हैं और ये साथियों निश्चित है कि रीसफल होगा, उसमें कोई दौरा नहीं है। अगर 1% लीगल अनलीगल का कोई इश्यू रहा और अगर जल्दबाजी हुई तो नहीं भी होता है तो याचिकाकर्ताओं को फायदा मिलना डेफिनेटली श्योर है। तो साथी आप इस चीज़ का ध्यान दें। अब मैं आपको आगे बताना चाहूँगा रीट्स 2017 प्रमाण पत्र की वैधता बढ़ाने के मामले में। साथियों रीट शिक्षक 2017 प्रमाण पत्र की वैधता के मामले में हमने 8 से 10 केस माननीय जयपुर न्यायालय में लगा रखे थे। उस केसों की आज सुनवाई थी, नोटिस वगैरह सारे सर्वर्ड हो गए थे। हमें आज फुल उम्मीद थी कि आज इस चीज़ में भी ऑर्डर होगा। केस नंबर सीरियल से 60 नंबर, 62 नंबर, 63 नंबर, 64 नंबर, 65 नंबर विथिंग केस थे, 6-7 केस लगे हुए थे आज। परंतु उसकी आज सुनवाई हुई और एक वकील की तरफ से डेट ली गई है। अब कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि नेक्स्ट डेट 6 दिसंबर 2021 रहेगी, ये अंतिम डेट होगी। उसके बाद कोई डेट नहीं मिले तो साथियों 6 दिसंबर 2021 को रीट शिक्षक अपने रीट प्रमाण पत्र 2017 की वैधता बढ़ने के फुल आसार हैं और 6 दिसंबर 2021 लास्ट डेट रहेगी। अब साथियों रीट 2021 के पेपर आउट के मामले में तथा
क्वेश्चनों की आपत्ति के मामले में भी आपको बताना चाहूँगा। साथियों, रीट 2021 का पेपर आउट मामला न्यूज़पेपरों के माध्यम से और विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से सूचनाएं मिली थी। उन वाद विवाद के तहत हमने भी देवव्रत जी शर्मा के नाम से जयपुर में याचिका लगाई थी। पहले एक याचिका लग चुकी थी, हमने भी याचिका टेक करवाई थी, परंतु साथियों जयपुर न्यायालय से इस मामले का पेपर आउट मामले से ध्यान भटका के वहाँ पे सिर्फ नंबरों की बात होने लगी है, क्योंकि जिन 3-4 पिटिशनरों के नंबर 115 प्लस थे उन पिटिशनरों की फाइलों को एक साइड कर दिया गया है और उन्हीं 2 याचिकाओं को कोर्ट में पेश किया जा रहा है और उन्हीं पे डेट ली जा रही है। सामने वाले अपोजिट और पक्ष व विपक्ष दोनों पार्टियों ने एक साथी का नंबर तो 90 से कम है और दूसरे का 70 से कम है, तो वो दोनों लेके उस मुद्दे को भटका दिया गया। मांग सीबीआई जांच की थी, मांग पेपर वायरल आउट या जो पेपर आउट की कथित सूचनाएं आ रही थी उस चीज़ की जांच करवाने की थी, परंतु उस चीज़ को मुद्दा भटका के और उस वहाँ पे ये बात कर दी गई है भाई इनका तो नंबर ही कम है, ये भर्ती रुकवाने के लिए आगे। तो साथियों जयपुर न्यायालय से रीट 2021 पेपर आउट मामले में कुछ आगे या ज़्यादा कुछ उम्मीद करने के लिए मैं बताऊं आपको, ज़्यादा कुछ उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से मुझे नहीं लगता कि रीट पेपर 2021 में कुछ होगा। साथियों इस मामले में अगर साथियों आप जांच चाहते हो और आप ईमानदारी से काम करना चाहते हो और अंतिम स्टेज तक पहुंचना चाहते हो तो मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप माननीय न्यायालय जोधपुर में भी एक याचिका लगाएं, उसमें आप एसओजी को भी पार्टी बनाएं और विभिन्न प्रिंट मीडिया जिन्होंने पेपर के लिए आउट वायरल या जो भी सूचनाएं उन्होंने प्रकाशित की, जैसे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर या अन्य प्रिंट मीडिया थे, ईटीवी न्यूज़, जी राजस्थान न्यूज़, उन न्यूज़ चैनलों को भी आप उसमें पार्टी बनाएं। और अभी तो थोड़े दिन पहले 2-3 दिन पहले एक चार्जशीट भी पेश हुई, उस चार्जशीट का भी विवरण दें। तो आपसे मैं निवेदन करूंगा अगर एक्चुअल में आप जांच करवाना चाहते हो और रियल में आप इसमें अंतिम मुकाम तक पहुंचना चाहते हो तो साथियों आप जोधपुर न्यायालय में एक याचिका अवश्य लगाएं, ये मेरा आपसे निवेदन है। बाकी साथियों जयपुर न्यायालय के मामले मैंने बता दिया, जयपुर न्यायालय में रीट 2021 पेपर मामले का मुद्दा ही चेंजिंग हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे मुद्दा क्वेश्चनों का और पेपरों में मार्कों का बन गया है और अभी जो साथी इस केस में लड़ रहे थे उन साथियों ने अपना ध्यान छोड़ दिया है। इसलिए जयपुर से ज़्यादा उम्मीद ना करें साथियों, क्योंकि आपको मैंने स्पष्टली बता दिया है। अब रही प्रश्नों की आपत्ति और प्रश्नों के आपत्ति मामले में क्या होना चाहिए, क्या होगा, तो साथियों एक बात मैं बताना चाहूँगा, आज लेवल 1 और लेवल 2 के जयपुर न्यायालय में सुनवाइयाँ थी प्रश्नों के आपत्ति मामले में और करीब 7-8 केस लगे थे। रामेश्वरम व अन्य साथियों के नाम से याचिका लगी हुई थी, उस पर सुनवाई होनी थी, परंतु बोर्ड की तरफ से जवाब नहीं आ पाया। उसके लिए अगली सुनवाई उसमें 13 दिसंबर दी गई है। साथियों एक बात बताना चाहूँगा आपको, रीट शिक्षक भर्ती 2018 की भी अगली डेट 17 दिसंबर है सिंगल बेंच में, ये भी ध्यान रखें। और एक साथियों एक बात और बताना चाहूँगा आपको, हमने भी रीट शिक्षक भर्ती 2018 के प्रश्न पे विवाद में याचिका लगाई थी, जिसका केस क्रमांक CW 21-500/2018 था, जिसकी अगली सुनवाई 11 जनवरी 2022 को है। यानी 2018 में हमने अक्टूबर में क्वेश्चनों पे आपत्ति लगाई थी, उसका अभी तक डिसीजन नहीं आया है। तो अब इस चीज़ को आप समझ लें, न्यायालय में टाइम लगता है। 2018 के क्वेश्चन पे बोनस या जो भी उसका उत्तर चेंजिंग का जो भी इश्यू है उसकी आगे की सुनवाई 11 जनवरी 2022 है। और मैं आपको केस नंबर एक बार दोबारा बताता हूँ, CW 21-500/2018, इसकी आगे की डेट है 11 जनवरी 2022 है। अब साथियों मैं आपको BSTC BEd विवाद में बताऊंगा। BSTC BEd विवाद पिछले काफ़ी दिनों से बहुत सुर्खियों में बना हुआ था। कुछ नेता, उपनेता और कुछ सोशल मीडिया वाले, कुछ मीडिया वाले और कुछ यूट्यूबर साथियों ने इतना हू हल्ला मचा रखा था। अब कल से उनका मामला क्लोज हो चुका है, क्योंकि अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा। अब साथियों इस मामले में क्या हुआ वो भी मैं बता दूं। इस मामले में एक शब्द बहुत खतरनाक था, जो कंसीडर यानी कि लेवल 1 में BEd वालों को अलाउ करने के लिए कंसीडर या विचार किया जाएगा। और इसमें एक शर्त और थी, उनको 6 नियुक्ति लेने के बाद उनको 6 माह की ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। सबसे मोस्टली पॉइंट यही था, इसी पॉइंट को कोर्ट ने पकड़ा था, क्योंकि ब्रिज कोर्स नियुक्ति लेने के बाद करवाने का मतलब है BEd BSTC दोनों में योग्यता है, उसको इक्वल नहीं माना जा सकता। क्योंकि एक पंजाब हाई कोर्ट ने एक पहले आदेश दिया था, उसमें ये कहा गया था जो भी योग्यता अर्जित करनी है वो नियुक्ति से पहले होनी चाहिए, ये बात। दूसरी बात, NCT के नियम को ही
बर्खास्त कर दिया गया या खारिज कर दिया गया, ऐसा भी उस ऑर्डर में अभी तक सुनने में आ रहा है। तो जो भी हो, एनसीटी के मामले में अगर एनसीटी चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगा सकती है, अगर साथी भी चाहे तो आप चैलेंज कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, परंतु उस मामले में वो आपका विवेक है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है तो ये भर्ती थोड़ी लंबी जाएगी, क्योंकि डील होगा, समय उसमें लगेगा। तो मैं तो साथियों से यही निवेदन करूंगा, एक तो बीएड बीएसटीसी विवाद में बीएसटीसी वाले साथी ज़्यादा आप उछल कूद ना करें, क्योंकि कोर्ट का काम होता है न्याय देना और कोर्ट का निर्णय देना। कभी कभार कोर्ट भी गलत निर्णय दे देती है, मैं ये नहीं कहता कि ये निर्णय गलत है, परंतु इस तरह के कोर्टों में होते हैं कई बार भूलवश या पैरवी कम या पैरवी अच्छी वीक पॉइंट ये हो जाते हैं, तो कभी कभार अपोजिट फैसला भी आ जाता है। तो इन चीज़ों को आप ज़्यादा ज्ञान में ना लें। और ये मैं स्पष्टली कह देता हूँ, बीएड वाले साथियों को हो सकता है एनसीटी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाए तो बीएड वाले साथियों के लिए भी राहत मिल सकती है, परंतु ये मामला माननीय न्यायालय ने जो भी डिसीजन दिया है वो सर्वोपरि माना जाता है। और फिलहाल राजस्थान के लिए बीएड वाले साथियों के लिए थोड़ा झटका लगा है। एक साथियों आपको और बताना चाहूँगा, आज बीएसटीसी बीएड विवाद में हिमाचल प्रदेश में बीएड वालों की जीत हुई है, वो भी खंडपीठ में था, परंतु दुर्भाग्यवश कल बीएड वाले साथियों के लिए जोधपुर न्यायालय से राजस्थान में अपोजिट फैसला आया था। अब साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा एडिशनल मामले में जयपुर से सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच से दोनों बेंचों से एडिशनल वाले साथी हार गए थे। उन साथियों ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार की सहायता से एसएलपी भी लगाई और याचिका भी लगाई। तो एक सुनवाई 16 नवंबर को हो चुकी है और आगामी सुनवाई उसमें 18 जनवरी 2022 को रहेगी। साथियों अगर 5-7 दिन में विज्ञप्ति आती है तो 2021 में भी एडिशनल वैलिड रहेगी, क्योंकि सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे या अपास्ते स्थगित कर दिया, एक बार होल्ड पे कर दिया, तो फॉर्म भरा जा सकता है। और दूसरी बात, एडिशनल का अब जो भी डिसीजन होगा वो सुप्रीम कोर्ट को करना है, वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। अब साथियों मैं आपको एक बार पुनः कोर्ट की बात बता देता हूँ। माननीय न्यायालय का किसी भी सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच और सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए जो भी जजमेंट था सम्माननीय है, सामान्य रहेगा। और माननीय न्यायालय का जो भी जजमेंट है वो सर्वोपरि होता है, हम उसको स्वीकार करते हैं। और किसी प्रकार की वाद विवाद के लिए या जो भी आपको गलत लगे अच्छा लगे, आप माननीय न्यायालय के खिलाफ कुछ ना बोलें। और एक बात पुनः कहना चाहूँगा उन यूट्यूबर साथियों को, साथियों आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस तरह के उम्र ना फैलाएं। कभी आप कहते हो कुलदीप हारे, कभी वो हार गया, तो साथियों एक स्पष्टली बात बताना चाहूँगा, हार आपकी हुई है। आपने राकेश गोदारा जी को, कुलदीप कुमार को डिवीजन बेंच में चैलेंज आपने किया था, हमने नहीं किया। और आपकी याचिकाएं खारिज हुई, ये बात आपने किसी ने नहीं बताई। मैं बताना चाहूँगा राकेश जी गोदारा डिवीजन बेंच में 10-12 याचिकाएं और टैग थी, वो केस खारिज हुए हैं, तो वो किन के हुए हैं। और साथियों आप लोगों ने गुमराह किया था, भाई कुलदीप कुमार याचिका खारिज हो तो मेरी याचिका खत्म होगी कहाँ से, जब मैंने डिवीजन बेंच में लगाई नहीं। तो इस तरह का उम्र ना फैलाएं, सारे साथी शिक्षित हैं, किसी को गुमराह ना करें। एक साथियों आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ साथी हैं, 3-4 साथी जो जोधपुर कोर्ट में जाके फ़ोटो डालते हैं और वो पेमेंट की मांग करते हैं। साथियों किसी भी साथी को इस तरह से जो आपको गुमराह करें उनको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। सेलेक्टेड साथियों से भी मेरा निवेदन है और जो पास में कुछ पॉइंटों से रहे उन साथियों से निवेदन है, ये साथी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल का प्रचार करने के लिए आते हैं। इनका मकसद सिर्फ एक पैसा कमाना रहता है। और एक साथियों आपको और बताऊँगा, ये साथी वही साथी हैं जो बीएड में सेम सब्जेक्ट के मामले में पहले सिंगल बेंच में फिर डिवीजन बेंच में सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। इन साथियों ने इतने पैसे कलेक्शन किया था जिसकी आप तुलना नहीं कर सकते। और ये साथी वही साथी हैं जिन्होंने एडिशनल के मामले में अपोजिट पार्टी से इतने पैसे लुटे थे और वो फिर अब 2018 वाले में आ गए। तो इन ठगी गैंग से बच्चे साथियों, ये थैली छाप हैं, झोले छाप साथी हैं, इनको बस आ जाते हैं, उसने ये कर लिया उसने वो कर लिया। साथियों बाप हमें शो करो, ऐसा कुछ नहीं है। साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले 3 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मैंने आज तक किसी 1 रुपया नहीं मांगा, तो ये क्यों मांग रहे हैं, इस चीज़ को आप विचार कीजिए। और एक बार पुनः बताना चाहूँगा, जिन साथियों ने मेरा लाइव सुना उनका बहुत बहुत धन्यवाद। रीट शिक्षक भर्ती 2018 में एक बार पुनः निवेदन करना चाहूँगा, जो चयनित साथी हैं किसी भी साथी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारा कतई मकसद नहीं है कि हम आपकी नियुक्ति ना होने दें और ना हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम है कि हम आपको रोक सकते हैं, परंतु हमारी मांग ये है कि जो 3 प्रकार की कंट्रोवर्सी है, जो नोट जोइनर अपात्र एब्सेंट पे, वो अपात्र एब्सेंट पे रिजर्व कैटेगरी हक बनता है, वो हक हम लेंगे और उसको छोड़ने वाले है नहीं, चाहे हमें किसी भी कोर्ट में जाना पड़े। और एक बार पुनः निवेदन करना चाहूँगा, रिजर्व कैटेगरी के साथी जो नियर अबाउट डबल वर्ल्ड में रहे हुए हैं, जो डबल फिंगर में रहे हुए हैं, वो साथी एक बार याचिकाकर्ता अवश्य बने। और इसी के साथ
आप सभी को धन्यवाद। आप सारे साथी लाइव जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। एक बार पुनः निवेदन कर लूँ आपसे, इन यूट्यूबर साथियों से जो 2-3 फलाने ग्रुप वाले, फलाने चैनल वाले, उन साथियों थोड़ा बच के रहें। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको भ्रामक विज्ञापन देते हैं। साइलेंट मोड पे काम करने वाला साथी हमेशा नहीं अच्छा रहता है, और गोपनीय तरीके से काम करेगा वही साथी जीतता है। और हू हल्ला करने में और लाइव आने में कोई कुछ नहीं है, सब जानते हैं लाइव आना। मेरा लाइव आने का मकसद यही था कि इन पैसे वाली ठेली वाली गैंग